दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर अरुणाचल लैंडशिप फ्लड किल 2 और द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर असम फ्लड सिचुएशन डिटीरियोरेट्स स्लाइटली के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह जीएस पेपर 3 के आपदा प्रबंधन खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। बाढ़ का कहर, चुनौतियां और समाधान। एक समय था जब भारत में बाढ़ की खबरें ज्यादातर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से आया करती थी, लेकिन हालिया वर्षों में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक लगभग हर राज्य में बाढ़ की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। मौजूदा वक्त में असम के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। असम के 1 दर्जन से ज्यादा जिले बाढ़ के कारण गंभीर रूप से अस्त व्यस्त हैं। उधर गुजरात के भी कई जिले भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं। मौजूदा मानसून में मूसलाधार बारिश के कारण मुंबई के भी कई हिस्सों के डूब जाने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। कुल मिलाकर देखें तो हमारे देश के कई राज्य तकरीबन हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। कहीं फ्लैश फ्लड इसकी वजह बनती है तो कहीं अर्बन फ्लड। इसमें कोई दो राय नहीं कि बाढ़ साल दर साल नियमित समय पर आने वाली आपदा है और अब ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्र भी इसकी चपेट में आते रहते हैं। बाढ़ के लिए मानसून तो एक वजह है ही, लेकिन जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण के गठजोड़ ने इस आपदा को और बड़ी चुनौती के रूप में पेश किया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि बाढ़ की समस्या ने हाईटेक शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी नई चुनौतियां खड़ी की हैं। सवाल है कि अगर सिर्फ बारिश के पानी के चलते हमारे शहर जलमग्न हो जाते हैं तो इसके लिए कौन से पहलू जिम्मेदार हैं। बाढ़ जैसी आपदा के तमाम चरणों में आपदा प्रबंधन सबसे अहम है। लिहाजा इस आपदा में प्रबंधन को चाक चौबंद करने की जरूरत है ताकि जान माल की हानि को कम किया जा सके। फिर सवाल है कि केंद्र और राज्य सरकारों को आपदा प्रबंधन के किन किन पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। आइए इन सभी पहलुओं पर बात करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ के क्या कारण हैं। 1976 में गठित होने वाले राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के मुताबिक देश की करीब 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि बाढ़ प्रभावित है। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित राज्यों में से हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब आकस्मिक बाढ़ के कारण पिछले कुछ दशकों में जलमग्न होते रहे हैं। इसका कारण मानसूनी वर्षा की तीव्रता और मानव क्रियाकलापों द्वारा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का अवरुद्ध होना है। दरअसल बाढ़ की स्थिति तब पैदा होती है जब नदी का जल स्तर बढ़ जाता है और वह वाहिकाओं को तोड़ता हुआ मानव बस्तियों की तरफ रुख कर लेता है। अमूमन बाढ़ अचानक नहीं आती है, यह कुछ विशेष क्षेत्रों और वर्षा ऋतु में ही आती है। हालांकि कभी कभी अचानक भी बाढ़ आ जाती है, जिसे फ्लैश फ्लड कहते हैं। कई बार झीलों और आंतरिक जल क्षेत्रों में भी क्षमता से अधिक जल भर जाता है। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में तूफान आने, लंबे समय तक तेज बारिश होने, बर्फ के पिघलने, जमीन की जल अवशोषण क्षमता में कमी आने और अधिक मृदा अपरदन के कारण नदी जल में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि होने से भी बाढ़ आती है। 3 से 4 माह की अवधि में ही देश में भारी बारिश के कारण नदियों में जल का प्रवाह बढ़ जाता है, जो विनाशकारी बाढ़ का कारण बनता है। एक दिन में लगभग 15 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है तो नदियों का जल स्तर खतरनाक ढंग से बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर भारी वर्षा और पहाड़ियों या नदियों के आसपास बादलों के फटने से भी नदियां उफान पर आ जाती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ बड़ी मात्रा में गाद और रेत लेकर आती हैं। साल दर साल इनकी सफाई न होने के कारण नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में पानी फैल जाता है। मानवीय क्रियाकलापों की बात करें तो तटबंधों, नहरों और रेलवे से संबंधित निर्माण के कारण नदियों की जल प्रवाह क्षमता में कमी आती है, जिससे बाढ़ की समस्या और भी गंभीर हो जाती है। वर्ष 2013 में उत्तराखंड में आई भयंकर बाढ़ को मानव निर्मित कारकों का ही परिणाम माना जाता है। पेड़ पहाड़ों पर मिट्टी के कटाव को रोकने और बारिश के पानी के लिए प्राकृतिक अवरोध पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन बढ़ती जरूरतों के चलते आज पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। पूर्वी राज्य बिहार में बाढ़ आने की बड़ी वजह सीमावर्ती देश नेपाल से पानी छोड़ा जाना है। जब नेपाल के बांधों में पानी का स्तर बढ़ जाता है तो वह अपने बांधों के दरवाजे खोल देता है, जिससे पूरा उत्तर बिहार जलमग्न हो जाता है। इसके अलावा बांधों की कमी
और बूढ़ी गंडक, बागमती एवं कोसी जैसी नदियों में जल के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण बिहार हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाता है। असम की बात करें तो इसकी भू आकृति अधिक सुभेद्य बनाती है। असम घाटी अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार की घाटी है। तिब्बत, भूटान, अरुणाचल और सिक्किम आदि क्षेत्रों में भूमि ढलान असम की ओर है, इसलिए इन सभी क्षेत्रों से पानी की निकासी का मार्ग केवल असम की ओर होता है और असम में आने वाली बाढ़ का एक बड़ा कारण है। तिब्बत, भूटान, अरुणाचल और सिक्किम जैसे उस क्षेत्र से आने वाला तेज पानी भूमि के कम कठोर होने के कारण जल्दी से भूमि का क्षरण करता है। फिर असम में अवसाद प्रवाहित करने वाली नदियां भी बहती हैं, इसलिए इन अवसादों के जमाव से पानी के प्रवाह में रुकावट आती है। ब्रह्मपुत्र, बराक और सहायक नदियों का तटबंधों से ऊपर बहना इसी का एक पहलू है, लेकिन महानगरों और शहरों में आने वाली बाढ़ की वजह अलग है। आइए शहरी बाढ़ पर एक नजर डालते हैं। देश के शहरी क्षेत्रों में आई बाढ़ों की सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य घटनाओं में 2001 में अहमदाबाद की बाढ़, 2005 में मुंबई की बाढ़, 2008 में जमशेदपुर की बाढ़ और 2015 की चेन्नई की बाढ़ शामिल हैं। दरअसल शहरी क्षेत्रों में जलग्रहण क्षेत्र में प्रसार और उसमें कंकड़ पत्थरों के जमाव के चलते पानी की अंतःस्त्रावण दर में कमी आती है, जिससे आगे चलकर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। शहरों में अपेक्षाकृत कम समय तक रहने वाला लेकिन बहुत तेज व अचानक ही जल का ऐसा परिदृश्य खड़ा हो जाता है जो बाढ़ में तब्दील हो जाता है। अत्यधिक स्थलीय बहाव, नदी के तट, बाढ़ के मैदान व नदी के निम्न स्थलों का अतिक्रमण, भूजल को ग्रहण करने में आर्द्रभूमियों की बढ़ती अक्षमता आदि कुछ ऐसी वजहें हैं जो भारत के शहरों में बाढ़ लाती हैं। नदी में ठोस अपशिष्ट डालना, नालियों की अनुपयुक्त व्यवस्था और भारी बरसात के पानी का खराब प्रबंधन आदि नागरिकों द्वारा उत्पन्न की गई स्थितियां शहरी बाढ़ के कारण हैं। भारी और गैर मौसमी बरसात, समुद्र तटीय शहरों व नगरों के आसपास समुद्र का बढ़ता जल स्तर व तूफानों के कारण उठने वाली बड़ी बड़ी लहरें आदि जैसे जलवायु संबंधी कारण भी शहरी बाढ़ को प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक आर्द्र भूमियों का भी ह्रास इसका एक प्रमुख कारण रहा है। शहरी बाढ़ से संबद्ध समस्याओं का दायरा अपेक्षाकृत स्थानीय स्तर से लेकर बड़े स्तर की घटनाओं तक फैला होता है, जिसके तहत लोगों का अल्पकालीन स्थानांतरण, नागरिक सुविधाओं की क्षति, जल की गुणवत्ता में कमी और महामारी के खतरे जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। चूंकि शहरी क्षेत्र बहुत ही सघन बसावट वाले होते हैं, इसलिए बाढ़ के चलते होने वाली सामाजिक और आर्थिक क्षतियां बहुत बड़ी हो सकती हैं। अब सवाल है कि बाढ़ के क्या प्रभाव हैं। अगर यूं कहें कि भारत में बाढ़ सबसे आम और अक्सर आने वाली आपदा है तो गलत नहीं होगा। इसके चलते जानमाल का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के मुताबिक बाढ़ से होने वाले नुकसान में लगभग 60% क्षति नदियों के बाढ़ से होती है, जबकि 40% क्षति भारी बारिश और चक्रवात के बाद आने वाली बाढ़ से होती है। राज्यवार अध्ययन से पता चलता है कि देश में बाढ़ से होने वाले कुल नुकसान का 27% बिहार में, 33% उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में और 15% पंजाब में होता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की माने तो आपदाओं के कारण भारत की औसत वार्षिक आर्थिक हानि 9.8 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जिसमें से 7 अरब डॉलर से अधिक के नुकसान का कारण अकेले बाढ़ है। इसके अलावा बाढ़ के आने के कारण स्वच्छ जल की उपलब्धता में कमी हो जाती है और इसके चलते महामारियां फैलती है। इससे डायरिया, सांस की बीमारियां, हेपेटाइटिस और टाइफाइड बुखार तथा रोगवाहक जन्य बीमारियों का प्रसार होता है। मौजूदा वक्त में पूरे देश में कोविड-19 महामारी का प्रसार है। ऐसे में आशंका है कि बाढ़ की स्थिति इसे और अधिक भयावह बना सकती है। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु और गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों में बार बार बाढ़ आने और कृषि भूमि तथा मानव बस्तियों के डूबने से देश की अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि इसके कुछ फायदे भी हैं। बाढ़ का पानी अपने साथ पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी मैदानों की तरफ लाता है। यह मिट्टी बेहद उपजाऊ होती है। बाढ़ के पानी के साथ बहकर आने से मैदानी इलाकों में इस उपजाऊ मिट्टी की एक परत बन जाती है, जिससे खेतों में मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसल काफी अच्छी होती है। इसके साथ ही रेत पत्थर, अवसाद आदि जमा होने से संकरी हो चुकी नदी के चैनलों को बाढ़ साफ कर देती है, जिससे नदी का फैलाव होने से नदी फिर से अपने पुराने स्वरूप में आ जाती है। बाढ़ भूजल संभरण की भी एक वजह है। कुल मिलाकर बाढ़ रूपी आपदा सरकार के लिए लगभग हर साल पैदा होने वाली चुनौती है।
फिर सवाल है कि बाढ़ जैसी आपदाओं के प्रबंधन के लिए सरकार के क्या प्रयास हैं। बाढ़ जैसी आपदाओं के प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति 2012 बनाई। इसके तहत संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक उपायों के माध्यम से बाढ़ एवं सूखे जैसी जल संबंधी आपदाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास का प्रावधान है। इसमें बाढ़ या सूखे से निपटने के लिए तंत्र बनाने सहित पूर्व तैयारी जैसे विकल्पों पर जोर देने की बात कही गई है। बाढ़ से निपटने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान अति महत्वपूर्ण है और इसका देश भर में सघन विस्तार करने पर जोर दिया गया है। रियल टाइम डाटा कलेक्शन सिस्टम का उपयोग करते हुए आधुनिकीकरण पर भी जोर देने की बात कही गई है। 2005 में भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अधिनियमित किया, जिसके तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF का गठन किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को स्वीकृति देना, आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां तैयार करना, केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा बनाई गई योजनाओं को स्वीकृत करना आदि इसके कार्य हैं। साथ ही भयावह आपदा स्थितियों या आपदाओं से निपटने के लिए रोकथाम या तैयारी और क्षमता निर्माण के ऐसे अन्य उपाय अपनाना जिन्हें वह जरूरी समझे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की कार्यपद्धति के लिए व्यापक नीतियां और दिशा निर्देश तैयार करना इनके उत्तरदायित्व है। राज्य सरकार पर भी ऐसे प्राधिकरणों की स्थापना की गई है। बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम और नदी प्रबंधन गतिविधियों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य यानी RMP एवं RMBA नामक 2 स्कीमों के घटकों का आपस में विलय करके FMBAP यानी फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट योजना तैयार की गई है। जल ग्रहण उपचार कार्यों से नदियों में गाद कम करने में सहायता मिलेगी। इससे देश में बाढ़ और भूक्षरण से शहरों, गांवों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, संचार नेटवर्क, कृषि क्षेत्रों, बुनियादी ढांचों आदि को बचाने में मदद मिलेगी। लेकिन देश में बाढ़ से होने वाले नुकसान के आंकड़े बताते हैं कि ये प्रयास नाकाफी हैं। अभी हमें इस दिशा में और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। ऐसे में सवाल है कि क्या हो आगे की राह। हम जानते हैं कि भारत की अवस्थिति भौगोलिक रूप से अधिक विविधता वाली है। इसमें एक ओर हिमालय जैसे पर्वत शिखर तो दूसरी ओर बड़े बड़े समुद्री तट हैं। साथ ही भारत के कई भागों में वर्षा की अवधि का वर्ष में निश्चित समय है। इससे वर्षा ऋतु के दौरान बड़ी मात्रा में जल भराव एवं बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ता है। ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ से बड़ी मात्रा में जन धन की हानि होती है, जिससे समाज का सबसे गरीब तबका प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। लिहाजा बाढ़ जैसी आपदा की रोकथाम तथा बाढ़ आने के पश्चात होने वाली हानि को कम करने के लिए जरूरी प्रयास किए जाने की जरूरत है। हालांकि विभिन्न सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों द्वारा बाढ़ के प्रभावों को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन यह प्रयास तब तक ऐसी आपदाओं को रोकने में कारगर नहीं हो सकेंगे जब तक मानव निर्मित कारकों जैसे जलवायु परिवर्तन, वन उन्मूलन, अवैज्ञानिक विकास कार्य आदि को नहीं रोका जाता। हालांकि वर्षों में शहरी बाढ़ इन्हीं मानव निर्मित कारकों का नतीजा है। ऐसे में जरूरी है कि बाढ़ को रोकने और उसके नुकसान को कम करने के लिए कई मोर्चों पर तैयारी की जाए। सबसे पहले हमें अवसंरचनात्मक तैयारी की जरूरत है। नियोजित विकास, शहरी क्षेत्रों में हरित कवर व हरित पट्टी को बढ़ाना, भारी वर्षा के जल की निकासी व्यवस्था में सुधार करना आदि कुछ ऐसी तैयारियां हैं जिसे अपनाकर बाढ़ के खतरे को कम किया जा सकता है। तटबंध कटाव रोकने के उपाय, जल निकास तंत्र का सुदृढ़ीकरण, तटीय सुरक्षा के लिए दीवार जैसे उपाय किए जाने चाहिए जो उस खास भू आकृतिक क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ हो। गैर संरचनागत उपाय के तहत आश्रय गृहों का निर्माण, सार्वजनिक उपयोग की जगहों को बाढ़ सुरक्षित बनाना, अंतर्राज्यीय नदी बेसिन का प्रबंधन, बाढ़ के मैदानों का क्षेत्रीकरण आदि किया जा सकता है। इसके अलावा संस्थागत सतर्कता की जरूरत है। इसके तहत कुछ संस्थागत तैयारियां जैसे जन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, वैक्सीन व दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और बचाव के लिए मानसून पूर्व तैयारियां करना और नागरिकों को बचाव का प्रशिक्षण देना आदि करने की जरूरत है। राज्य स्तर पर बाढ़ नियंत्रण एवं शमन के लिए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने और स्थानीय स्तर पर लोगों को बाढ़ के समय किए जाने वाले उपायों के बारे में प्रशिक्षित करने की जरूरत है। ऐसे उपाय जो बाढ़ को रोकने में सक्षम हैं, जैसे जल निकास तंत्र में सुधार, वाटरशेड प्रबंधन,
और मृदा संरक्षण पर जोर देना होगा। वर्तमान परिदृश्य ऐसा भी है कि देश के कुछ हिस्से बाढ़ से घिरे हुए हैं तो कुछ अन्य हिस्से जल की अत्यंत कमी का सामना कर रहे हैं। बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में एक ही समय में ये देखा जा सकता है। ऐसे में नदी जोड़ो परियोजना एक व्यवहारिक समाधान हो सकता है और इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। शहरी लोगों के रहन सहन की आदतें व उनकी जीवन शैली में सुधार संबंधी मानकों को अपनाकर भी बाढ़ की संभावनाओं और नुकसान को कम किया जा सकता है। तो आइए नोट करते हैं आज का सवाल। भारतीय राज्यों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बाढ़ जैसी आपदा हमेशा ही चुनौती पेश करती रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए किस प्रकार के बाढ़ प्रबंधन की आवश्यकता है, विश्लेषण कीजिए।